प्रिय छात्रों, आज के टॉपिक इस पर अपन चर्चा करेंगे। वो है स्वराज पार्टी का उदय। बच्चों, स्वराज पार्टी का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, किस उद्देश्य के लिए इस पार्टी का उदय हुआ और उसके क्या परिणाम निकले, आखिरकार ये पार्टी जिस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई थी, क्या वो अपने उद्देश्यों में सफल रही, इसकी भी इसमें चर्चा होगी। और इस पार्टी को गठित जो किया उसके पीछे तत्कालीन परिस्थिति क्या रही, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि की ओर ले जाना चाहूँ तो मैं आपको बता दूँ कि जब महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च को अचानक स्वराज्य दल अचानक ऐसे आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और गांधी जी को एक तरह से कारावास की सज़ा सुना दी गई, तो देश एक तरह से नेतृत्वहीन हो गया। और इससे के स्थगन से जो देश के सक्रिय राजनीतिज्ञ थे और आंदोलनकारी थे, उनमें असंतोष और हताशा फैल गई। इसका परिणाम ये निकला कि नेतृत्वहीन कांग्रेस में अब दो विचारधाराओं का बीजारोपण प्रस्फुटित होने लगा। इन दो विचारधाराओं में जिनमें कि पहली विचारधारा थी और जिसका नेतृत्व CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया, इनका कहना था कि केवल रचनात्मक जो कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा स्वराज प्राप्ति के लिए चलाए जा रहे हैं, अब उनसे आसानी से स्वराज की प्राप्ति संभव नहीं दिख रही थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध के लिए इस चली आ रही परंपरागत नीति में बदलाव की बात कही। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी नेताओं व आंदोलनकारियों को बहिष्कार करके चुनाव में भागीदारी निभाकर स्वयं को विधायिकाओं में प्रवेश दिलाना चाहिए और उन सरकार की जो नीतियां हैं उनमें एक तरह से अड़ंगा लगाना चाहिए जनता के हित में। ये उनकी विचारधारा थी और इसलिए उन्होंने कहा कि विधायकों का पर्दाफाश किया जा सके। यद्यपि कांग्रेस की तमाम नीतियों का समर्थन ये लोग कर रहे थे, बस केवल अंतर यदि इनमें था तो यही था कि वो आगामी जो 1922 के चुनाव होने जा रहे थे उनमें ये भाग लेना चाहते थे। उनका कहना था कि चुनाव में भागीदारी से आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़ेगा। इस तरह की जो खबरें चुनाव से संबंधित छपेंगी अखबारों में, उससे आंदोलनकारियों में जोश उत्पन्न होगा और आशा और उत्साह का संचार होगा। कांग्रेस के चलाए जा रहे आंदोलन का प्रचार प्रसार भी इससे होगा। उन्होंने कहा कि बहिष्कार की स्थिति में भी विधायिकाएँ तो अपना काम करती रहेंगी, सरकार के ऊपर तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अतः बहिष्कार की स्थिति में बदलाव करना चाहिए। शासन में गैर कांग्रेसियों का यदि प्रवेश हो जाएगा तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि आंदोलन जो चल रहा है वो कमज़ोर होगा और कांग्रेस एक तरह से धीरे धीरे कमज़ोर होती हुई प्रतीत दिखाई देगी। और इसका परिणाम क्या निकलेगा कि जो संघर्ष कर रहे थे लोग, उनमें एक तरह से कमज़ोर संघर्ष करने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती हुई जाएगी। इन नेताओं को एक तरह से परिवर्तनवादी की संज्ञा दी गई, जबकि गांधी जी के जो इसके समर्थक थे और वो परंपरावादी नीतियों के माध्यम से उपनिवेशवादी सरकार का विरोध कर रहे थे,
जिनमें कि हम वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, अंसारी, कस्तूरी रंगा, आयंगर आदि का नाम हम ले सकते हैं। इनका कहना था कि विधायिकाओं में भाग लेने से कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है और जो रचनात्मक कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा स्थापित किए गए हैं उनकी उपेक्षा होगी। उनको इस तरह की आशंका इस संदर्भ में थी। इसमें यदि हम प्रवेश भी कर जाएंगे तो उनमें संघर्ष की शक्ति एक तरह से घट जाएगी और धीरे धीरे साम्राज्यवादी शासन के लिए ये लोग काम करना प्रारंभ जैसे और लोग करते थे वैसा करना प्रारंभ कर देंगे। तो उनके मन में ये थी कि यदि विधायिकाओं में मान लो थोड़ी देर के लिए प्रवेश भी कर गए तो क्या होगा, संघर्ष की क्षमता कम हो जाएगी, ये लोग एक तरह से सरकार के लिए ही काम करेंगे। इस तरह की परिस्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई कि आंदोलनकारियों को गांधी जी का नेतृत्व जेल में डाल देने के कारण से मिलना बंद हो गया था और दूसरी तरफ ब्रिटिश पीएम अपनी दमनकारी नीतियों का सारा से काम कर रहे थे और उनको देश की नौकरशाही एक तरह से मनोबल प्रदान कर रही थी। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये थी। दूसरी ओर जो वातावरण हिंदू और मुसलमानों में असहयोग आंदोलन से पूर्व था, इस आंदोलन के स्थगित कर देने के पश्चात उनके संबंधों में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लग गया। एक तरह से मुसलमान ये सोचने लगे कि हमने ऐसे खिलाफत आंदोलन में एक तरह से कांग्रेस का साथ दे करके गलती महसूस की और हिंदू विचारधारा को बढ़ाने का ही एक तरह से हमने काम किया। इस तरह का पश्चाताप उनके मन में उत्पन्न हो गया। परिणाम ये हुआ कि सांप्रदायिक दंगे देश में धीरे धीरे बढ़ने लगे और दिखाई देने लगे। इस तरह से समूचे देश में एक तरह का राजनीतिक जो वातावरण था उसमें बदलाव सा दिखाई देने लग गया। इसी कारण से कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस की जो रणनीति थी उसमें बदलाव चाहने लगे और इस बदलाव के संकेत गया में जो अधिवेशन हुआ उसमें CR दास ने संकेत दे दिए थे कि स्वराज्य जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि केवल अभिजात्य वर्ग के लिए। इससे एक संकेत थे कि कांग्रेस की जो परंपरावादी नीतियाँ थे वो उनसे काम चलने वाला नहीं है, इनसे स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः क्यों नहीं हमें सक्रिय रूप से चुनाव में भाग लेना चाहिए, सरकार विधायिकाओं में प्रवेश करना चाहिए, सरकार के काम में हस्तक्षेप करना चाहिए, उनमें अड़ंगा डालना चाहिए ताकि सरकार जो कि दमनकारी नीति अपना रही है उनमें बदलाव आए और वो स्वराज्य देने के लिए मजबूर हो जाए। अब इस स्वराज्य पार्टी के क्या कार्यक्रम थे, आगे जाकर के क्यों ये अधिक समय तक सफल नहीं हुई और असफल हुई, इसकी विवेचना हम कल के व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।